नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। द वायर की टीम अब पहुंच चुकी है गुजरात। यहाँ जो गुजरात में चुनाव हो रहे हैं उनका जायज़ा लेने के लिए हम पहुंचे हैं और यहाँ हमारे साथ एक बेहद दिलचस्प और एक अनोखे व्यक्ति हैं जिनको आप जानते भी हैं, लेकिन पिछले करीब मैं कहूँगी कि बहुत सारे सालों से वो राजनीति में नहीं है, उसके बावजूद भी आज गुजरात में आप देखेंगे तो उनके नाम का शोर हो रहा है। कौन है ये साहब? देख लीजिए आप, शंकर सिंह वाघेला। मुख्यमंत्री रह चुके हैं गुजरात के, इसके अलावा केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं और एक ज़माने में ये माना जाता था कि नरेंद्र मोदी की तोड़ के तौर पे, नरेंद्र मोदी की काट के तौर पर कांग्रेस पार्टी के पास शंकर सिंह वाघेला हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें समय देने के लिए। आपको धन्यवाद, थैंक यू। वाघेला साहब, आपकी 1940 की पैदाइश है? मैं 40 की पैदाइश है, आपकी 82 साल उम्र हो रही है। ऐसे में जब आप ना तो अभी कांग्रेस में हैं, ना ही आप बीजेपी में हैं, पहचान बताना भी मुश्किल हो रहा है, तो आप जब बाहर जा रहे हैं जनता के पास, कैंपेनिंग कर रहे हैं 18 घंटे, क्या कह रहे हैं आप लोगों से? देखिए, मैं 3 महीने से, चुनाव तो आने वाला तय होता है कि दिसंबर में असेंबली आएगी। अपोजिशन पार्टी जो होती है कांग्रेस, उसको एडवांस में होमवर्क करना चाहिए कि कौन कैंडिडेट होगा, कहाँ से होगा, क्या नहीं। 11th पर दौड़ना करना नहीं होता है। मैं 3 महीने से एंटी बीजेपी कैंपेन लोगों के बीच जाकर, 2000 हो, 5000 लोग हो, 10,000 लोग, मैं कहता हूँ मेहरबानी करके बीजेपी से छुटकारा प्राप्त करिए और वोट को पोलराइज करिए, ध्रुवीकरण करिए। आपके वोट देने बाएं न जाने दें। बीजेपी अगर ठीक नहीं है तो फिर कांग्रेस को वोट करिए। अगर 5 साल कांग्रेस का शासन रहा, वो ठीक नहीं है तो उसको बदलिए, कोई बात नहीं। लेकिन एंटी बीजेपी कैंपेन मेरा 3 साल से कंटिन्यूसली, मतलब यहाँ से 3, 4, 5 घंटे ट्रैवलिंग भी करना है, मतलब पर डे का 10 कलाक ट्रैवलिंग होता है। वहाँ दूर जाकर लोगों को मिलकर मैं कहता हूँ मेहरबानी करके हटाइए बीजेपी, आपके परिवार के लिए, आपके लिए। ऐसा क्यों? जी, आप खुद बीजेपी का हिस्सा रहे, आपका जो पृष्ठभूमि है आपकी वो आरएसएस की है, ऐसा क्या हो गया बीजेपी में कि आप इतने नाराज हो गए? यही जो बात बीच में आपने दूसरी अभी बताई, वो कंटिन्यूटी थी केशु भाई को हटाने वाले। अब बताइए, केशु भाई हटाए गए, वो तो उन्होंने हटाए, इसका मतलब कि किसी की एम्बिशन पूर्ति करने के लिए षड्यंत्र रचा गया। फिर बीजेपी का शासन तो कुछ था ही नहीं प्लस पॉइंट वोट मांगने का। तो गुजरात बेसिकली राइट आइडियोलॉजिकल स्टेट है। यहाँ जितने रिलीजियस लोग आते हैं, इसका हेडक्वार्टर यहाँ होता है। परिवार में रहते हैं, परिवार की बच्चियों को लेकर भाग भी जाते हैं, तो भी लोग इनको चरण स्पर्श करते हैं। राइट आइडियोलॉजिकल स्टेट, Yes, इसका क्या मतलब हुआ? राइट विंग, मतलब धार्मिक लोग ज्यादा होते हैं, दक्षिणपंथी दक्षिणपंथी लोगों का यहाँ बाहुल्य है। लोगों की बेसिकली आइडियोलॉजी दक्षिणपंथी है, रिलीजियस ज्यादा होंगे। यहाँ सोमनाथ का मंदिर है, द्वारका का मंदिर है, अंबाजी का मंदिर है, माता और दुनिया भर का जितना भी रिलीजियस हेडक्वार्टर गुजरात है ना, शायद होगा और राज्य में, लेकिन ये तो है ही। तो ये हिसाब से इन्होंने सोचा कि हिंदुओं को पोलराइज करिए, मुसलमान डिवाइड, लोगों को रिलीजियसली डिवाइड करिए। अच्छा, रिलीजियसली डिवाइड करना है तो क्या करना है? वो करने के लिए जो प्लानिंग किया गया, षड्यंत्र मैं कहूँगा कॉन्स्पिरेसी, वो कॉन्स्पिरेसी में कार सेवकों का डब्बा जो गोधरा में जलाया गया, ये कार सेवकों का आने का समय नहीं था, वापस जाने का समय था अयोध्या कार सेवा करने के लिए। अभी वापस आने वाले हैं, वो किसको पता? आप यहाँ आने वाली थी, मेरे को पता है, और आदमी तो वो जो अंदर वाला आदमी जानता है कि कार सेवक कहाँ, किन, वो मुसलमान कहाँ जानते हैं गोधरा वाले कार सेवक कहाँ है, कहाँ नहीं, किसके नाम पर लिखा है कार सेवक है इसमें। वो तो रिजर्वेशन होता है C7 के C6XYZ, और वो डब्बा अंदर से षड्यंत्र के हिसाब से जलाया गया। सब हिंदू थे, कार सेवक हिंदू थे, कौन थे, कहाँ से आए, लिस्ट तो होगा जो भी होगा। इतना ही नहीं मैडम, वो जो डेड बॉडी थी, इनको सफेद कपड़े में गोल करके अहमदाबाद में इनकी शोभा यात्रा, शव की यात्रा निकालने का प्लानिंग। कितने राक्षसी दिमाग का प्लानिंग होगा आप एंटी ह्यूमन आदमी का। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। लाशों की शोभा यात्रा अहमदाबाद में, लोग लाशें देखेंगे, फिर देखो क्या होगा। ये गुजरात में बीजेपी आने का वजह में ये गोधरा का जो डब्बा जलाया गया, जिसने भी षड्यंत्र किया वो, और इतना ही नहीं, रक्षक भक्षक बने। नहीं तो ये बताइए वाघेला जी, जब आप इतनी बात कह रहे हैं कि ये सब साजिश के तहत हुआ, तो ये मुझे बताएं, फिर ये भी बता दीजिए किसने किया है ये? किसने गोधरा में कार सेवकों को मरवाया? कौन, किसको फायदा हो? वो भूल जाइए, जो भी होगा। देखिए, कई बातें ऐसी वो भ्रम में रखने वाली बात होती है, कोई पॉइंटेडली बात नहीं होती है। लेकिन हिंदू मुसलमान हुआ तो राज्य की फर्ज थी कि इनको रोका जाए।
रक्षक पक्ष बनते हैं और हाउस में असेंबली में कहा जाता है कि एक्शन का रिएक्शन होगा। इतना ही नहीं, एडवांस में होमवर्क किया था कि ये मुसलमान इलाका है, ये वो इलाका है, ये करेगा वो करेंगे। एहसान जाफरी एमपी था, उसको कैसे, ये सब प्लानिंग के तहत हुआ, जैसे भी हुआ। तो ये एक्शन और रिएक्शन की जो थ्योरी है, आप कह रहे हैं जब एक्शन ही साजिश था वो उस तरफ से हुआ, इसका मतलब रिएक्शन भी प्लान था। यही मैंने पुलवामा के हिसाब से भी बताया था कि पुलवामा का एक्शन और रिएक्शन देखिएगा। ये जो हुआ ना गोधरा, वही बीजेपी की फिर से सत्ता पर आने के लिए जो षड्यंत्र, हिंदुओं को मारो, किसने मारे? मुसलमानों के। अब हिंदू मुसलमानों को मारेंगे, क्यों? ऐसे ही। और इसका फायदा किसे होगा? फायदा बीजेपी को हुआ, सत्ता बनी। और हर इलेक्शन में धर्म धर्म धर्म, अभी भी 22 में भी वही मंदिर का दर्शन आप करो, वो करो। व्हाट इज दिस? आप लोगों को क्यों बेवकूफ़ बनाते हैं? रोटी दीजिए ना, महंगाई कम करिए ना, करप्शन कम करिए ना, कर्जा कम करिए ना, शो कम करिए ना, एडवर्टाइजमेंट मत दीजिए ना, लोगों का पेट भरने का काम कीजिए ना। चलिए मैं मान लेती हूँ आपकी बात। आप कह रहे हैं कि 2000 में, सन 2002 में पहले गोधरा कांड हुआ, उसके बाद दंगे हुए और दंगे के बाद से भी 20 साल गुजर गए। आपको लगता है कि एक घटना को कोई इतने दिन तक उसकी खिचड़ी पका सकता है कि 20 साल सत्ता में तब से, और 7 साल पहले भी, लेकिन तब से लेकर अब तक क्या एक घटना की खिचड़ी 20 साल से पक रही है? देखिए, मैं पॉलिटिकल मैच फिक्सिंग का बहुत विरोधी रहा। मैं बहुत कम जगह बात कहता हूँ, लेकिन जब मेन लीडर होंगे पार्टी के, मेन लोग, वो आपस में दोस्त होंगे और दोनों की दोस्ती का सेंटर अगर इनका टारगेट अगर हम है और हमको ब्रेक मारने के लिए कुछ भी हो, तो ये चीज़ रही मेरी लाइफ में। मैं बीजेपी में कैंडिडेट, गोधरा में बीजेपी का लोकसभा का नुमाइंदा था। वही आरएसएस, बजरंग दल, वीएचपी के लोगों ने मिलकर, बीजेपी के लोगों ने मिलकर गोधरा में हमारे खिलाफ कैंपेन, मतलब बीजेपी के लोगों ने ही बीजेपी के कैंडिडेट के खिलाफ कैंपेन किया, आप वापों को हराओ। हम थोड़े वोटों से, 1500 वोटों से हारे। वही बाद में मैं कांग्रेस का 2009 में कैंडिडेट था, वहाँ पे 2-3 मुस्लिम कैंडिडेट रखकर 40-50 हज़ार वोट कम करवाओ, ये कराओ, वो भी 1500 वोटों से वो भी हम हारे। ये जो है मेंटालिटी की, एक ही पार्टी में आप रहते हैं, वही पार्टी के नुमाइंदे को हराने का साजिश आप करें और मेन लोग वो हो। नहीं तो 20 साल से बीजेपी सत्ता में क्यों है? राइट्स के बाद, दंगों के बाद, ये आप मुझे समझाइए। देखिए, दंगे तो एक बात होते हैं, हाँ। लेकिन जो राइट आइडियोलॉजिकल वाला मामला होता है, हर बार हिंदू 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 हिंदू। अक्षरधाम में हुआ, 137 हरिभक्त मर गए। ये और जहाँ भी होमवर्क के हिसाब से बीजेपी कांग्रेस में, अगर कांग्रेस ने सिंसियरली 7, 12, इवन 17 तक कि हम एंटी बीजेपी कॉन्टेस्ट कर रहे, वो जिस हिसाब से होमवर्क करना चाहिए, जैसे आपको दातुन का पतरा लकड़ा काटना है तो चाकू से चलेगा, इतना बड़ा थड़ है उसको काटना है तो आपको कुल्हाड़ी चाहिए। आप बीजेपी इतना बड़ा थड़ है, उसको काटना है तो चाकू चलाने से नहीं कटती है, बड़ा कुहाड़ा चाहिए उस बड़ा थड़ को कम करने के लिए। वो जो प्लानिंग पार्टी का होना चाहिए, वो इतना प्लानिंग नहीं हुआ। तो यानी आप ये कह रहे हैं कि भाजपा की जो राजनीति है वो डर पर आधारित है। आप ये कह रहे हैं हिंदू हिंदू कह के, या हिंदू को मुसलमान के खिलाफ लड़ा के, और उधर दूसरी तरफ जो एक राजनीतिक विकल्प हो सकता था कांग्रेस पार्टी के तौर पर, उसमें वो दम नहीं है, इसलिए ये 20 साल सत्ता में रही है कांग्रेस पार्टी। दम नहीं ऐसा मैं नहीं कहूँगा, लेकिन वो मैच फिक्सिंग रहा कि कांग्रेस का शासन नहीं आना चाहिए। और मैच फिक्सिंग किसके बीच में, किसके बीच में मैच फिक्सिंग? बहुमत आता, मेजोरिटी आती कांग्रेस की, तो हो सकता है हमको मुख्यमंत्री बनाना हो कंपलसरी सीनियरिटी के हिसाब से। अगर हम मुख्यमंत्री बनते तो प्रॉब्लम किसको होता? बीजेपी को होता, कांग्रेस को तो नहीं होता। हम कांग्रेस के सपोर्ट से मुख्यमंत्री थे, सपोर्ट विड्रॉ करवाया, किसने करवाया, क्यों किया? अगर और 2 साल रहते तो बीजेपी नहीं होती, 2 साल हम शासन में रहते तो बीजेपी नहीं होती। फिर एडजस्टमेंट करके लड़िए इलेक्शन असेंबली का, प्रणब बाबू के साथ में 3 घंटे बैठा, सब तय किया, बाद में एडजस्टमेंट नहीं हुआ। हमारा रिपोर्ट था कि भाई एडजस्टमेंट होगा तो आप जीतेंगे, नहीं होगा तो हारने की संभावना है। और मैच फिक्सिंग का सबसे बड़ा एग्जाम्पल सीबीआई के डायरेक्टर कुलदीप शर्मा को बनाना था, बहुत बोल्ड ऑफिसर था गुजरात का, नहीं बनाया गया। हमने सब एमपीज थे कांग्रेस के, इन्होंने बहुत कहा, पीएम को कहा, मैडम को कहा कि कुलदीप शर्मा को सीबीआई के डायरेक्टर बनाओ, वो सही करेगा, जो करना है वो अंदर करना था वो करेगा, करना है तो नहीं होने दिया।
फिर पॉलिटिक्स में कोई चेयरमैन भी होता है तो प्यून भी अपना जब आता है चेयरमैन बनता है तो प्यून दूसरी अपनी पार्टी का दूसरा नुमाइंदा होगा, उसको भी चेंज करेगा। पीए स्टाफ भी चेंज करेगा, खुद का रखेगा, एक ही पार्टी का होगा। यूपीए 2 राजीव टोपनो आईएएस ऑफिसर रहे, वो भरूच में डेप्यूटी कलेक्टर रहे, वडोदरा में भी रहे, और इनको पीएमओ में यूपीए 2 में पीएमओ में ले गया। पीएमओ की पूरी इंफॉर्मेशन बीजेपी में उस समय चलती रही, पूरी कैबिनेट में क्या हुआ, यहाँ क्या होता है। और वही राजीव टोपनो 2014 में PS to PM, ये मैथ फिक्सिंग नहीं हो तो क्या है। कभी एक पीएमओ का स्टाफ वाला आदमी दूसरी 100% ऑपोजिट पार्टी, उसका स्टाफ में PS बनेगा क्या, नेक्स्ट टू PM? ये आंखें नहीं खुलती है किसी की क्या? ऐसे दुनिया भर के एग्जाम्पल है मेरे पास। मैं जो मैथ फिक्सिंग कहता हूँ ना, इसके 2 एग्जाम्पल है। कुलदीप शर्मा को सीबीआई का डायरेक्टर नहीं होने दिया, और राजीव टोपनो यूपीए 2 में था, एनडी में कैसे चला गया। तो ये कांग्रेस और बीजेपी के बीच मैच फिक्सिंग है ये? देखिए, मैथ फिक्सिंग कांग्रेस बीजेपी की। कांग्रेस का अब तक जो हुआ, ये जो सर्कमटेंसेस जब बने अब तक के, इसमें यही तो मेरी कंप्लेंट रही कि आप किसके सामने कंटेस्ट कर रहे हैं, किसके सामने लड़ रहे हैं आप, कौन है मोदी, कौन है बीजेपी, देखिए जरा। ऐसे मजाक से नहीं चलेगा, ये करिए। मैं जितना कहता उसको अलग खिलाफ होता था। इससे पहले कि मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ आऊं और आपसे पूछूं कि फिलहाल उनकी रणनीति क्या है, मुझे ये बताइए कि आज भी चुनाव में हम अगर बाहर जाएं तो बाहर लोग बेहद नाराज हैं, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं एंटी इनकम्बेंसी, यानी कि सत्ता विरोधी लहर देखने को मिल रही है, वेव है बाकायदा। क्योंकि जाहिर है 27 साल हो चुके हैं एक ही पार्टी, यानी पूरी पीढ़ी जवान हो गई है एक ही पार्टी को सत्ता में देखते हुए। उसके बावजूद भी कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जो फैक्टर है उससे फिर चुनाव जीत जाएंगे। यानी किसी को बाहर ये नाम भी पता नहीं है कि मुख्यमंत्री कौन है फिलहाल गुजरात का, लेकिन नरेंद्र मोदी की क्या बात है नरेंद्र मोदी में ऐसा? आप तो उन्हें बहुत नज़दीक से आप जानते हैं, मुझे बताइए उनके अंदर ऐसी क्या खास बात है कि मोदी फैक्टर, मोदी के यहाँ ना रहते हैं के बावजूद, 8 साल से वो यहाँ मुख्यमंत्री नहीं है उसके बावजूद, क्या होता है मोदी फैक्टर? देखिए, आरएसएस में व्यक्ति भक्ति नहीं होती है। अभी व्यक्ति भक्ति के अलावा कुछ नहीं है। आरएसएस में पार्टी के नाम वोट मांगे जाते हैं, व्यक्ति के नाम नहीं। अभी ये हो रहा है। दूसरा, हो सकता है आप कोलगेट का या बाबा रामदेव की दंत क्रांति का उपयोग करती हो, आई डू नॉट नो। हो सकता है हमारी सांवली बहनें होती है शाम थोड़ी, वो फेयर एंड लवली क्रीम उपयोग करती है, करोड़ों रुपये का व्यापार है। किसकी स्किन फेयर हुई, किसके दांत सफ़ेद हुए, मार्केटिंग ठीक है, वो तो एक कमर्शियल कॉर्पोरेट हाउस होते हैं, वो मार्केटिंग कमाने के लिए। वही मार्केटिंग बीजेपी ने करोड़ों 5,000 10,000 करोड़ों रुपये का मार्केटिंग, लोगों का दिमाग काना हो गया, टेढ़ा हो गया। और मार्केटिंग में खुद अपने के अलावा कुछ नहीं। ये मार्केट की इफेक्ट जो दंतमंजन वाला या कोलगेट की इफेक्ट होती है या फेयर लवली में, वही इफेक्ट इनकी मार्केटिंग में। हाँ, ये भगवान है। लेकिन अब वो जो है ना, वो लोगों ने देखा कि ये तो गड़बड़ है, अब रियलाइज करने लगे। अब लोग बीजेपी के एमएलए को गाँव में जाता है तो भगाते हैं। अब वो नहीं है भक्ति, जो भक्ति कल थी वो आज भक्ति नहीं है। वो भक्ति होती तो भरोसा का मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं थी। कैसे कम हुई भक्ति? अगर कम हुई है तो कैसे हुई? क्योंकि मोदी तो ये कहते हैं कि ये भूल जाओ कि एमएलए कौन है, आप मुझे वोट दीजिए। अभी भाषण में कह रहे थे, एंटी डेमोक्रेसी है। भाषण में कह रहे थे कि जाइए अपने घर के सब बुजुर्गों को मेरा नमस्ते बोल देना। यही तकलीफ है ना। इसका मतलब कि वही भगवान है। वोटर को तो चाहिए अपने बच्चे को नौकरी मिले, पेट को खाना मिले, माँ बाप को अच्छी हेल्थ सुविधा मिले, ये है इनको। और ये मार्केटिंग जो होता है और कंपलसरी लोगों को कहा जाता है आप ये करिए वो करिए, ऐसे अब लोग समझ गए कि ये तो बिल्कुल मखौल है, हमारे साथ मजाक है। का भी एक हिसाब किताब होता है। अभी भरोसा तो लोगों को करना है। वो देश है कि भरोसा लोगों ने नहीं है। मेरे को भरोसा करना लगा, आई टू डिसाइड। तो इनको खुद को भरोसा नहीं है इस बार। आप 2 बार बहुत अहम बात कह रहे हैं। आप ये कह रहे हैं, पहली बात तो आरएसएस की जो परंपरा है उसमें व्यक्ति भक्ति नहीं है। दूसरी बात आप ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी पूरी मार्केटिंग का प्रोडक्ट है, वो मार्केटिंग से निकले हुए नेता है, करोड़ों रुपए, और वो भी लगातार बहुत सारे सालों से हो रही है। लेकिन एक और थ्योरी जो नरेंद्र मोदी के लिए है वो ये कि मोदी का जो चेहरा है वो इस तरह का चेहरा बन गया। आपने खुद ये कहा कि यहाँ राइट लीनिंग लोग हैं, दक्षिणपंथी विचार के लोग हैं, और यहाँ एक तरह से
राजनीति इस तरह की हुई है कि सांप्रदायिकता बहुत खुलकर दिखती है। ऐसे में नरेंद्र मोदी का चेहरा एक ऐसे चेहरे के तौर पे देखा जाता है जो गुजरात के मुस्लिम समुदाय को अनुशासित करके रखेगा और एक तरह से एक मुस्लिम विरोधी चेहरे के तौर पर, इसलिए बार बार गुजरात की जो बहुसंख्यक जनता है वो उन्हें वोट देती है। क्या ये सही है? बात बिल्कुल 100% सही बात है। देखिए, ये हर बार मैं जो राइट आइडियोलॉजिकल कहता हूँ, इसमें और राइटिस्ट लेफ्टिस्ट में बहुत बड़ा फर्क है। राइट लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए नॉन इश्यू को इश्यू बनाते हैं। जैसे हिंदू मुसलमान, वो इश्यू नहीं होता है। मुसलमान इंसान नहीं है क्या? फिर लव जिहाद, तो आपकी बच्ची है, स्टॉच हिंदू की बच्चियों ने मुसलमानों को शादी नहीं किया, आपका दामाद मुसलमान नहीं है। कितने नाम गिनाऊं मैं? वहाँ लव जिहाद कहाँ गया? क्यों लोगों को बेवकूफ़ बनाते आप? फिर राम मंदिर आप बनाइए, लेकिन मेरे पेट का क्या हुआ? मेरे बच्चे की नौकरी का क्या हुआ? मेरी माँ बीमार है, क्या हुआ? कोरोना में स्मशान में लाइनें लगी, स्मशान में वेटिंग लिस्ट 3-3 घंटे का। हिंदुस्तान की ये डेवलपमेंट है क्या? स्मशान में जगह न मिले वो डेवलपमेंट है, हॉस्पिटल में बेड न मिले वो डेवलपमेंट है, डॉक्टर न हो, दवाई न हो, उसके बाद में इंजेक्शन का मार्केटिंग। ये मार्केटिंग जो है ना, करोड़ों रुपए का मार्केटिंग देश की जनता का अहित करते हैं और अहित हुआ है। और ये जब मौका आता है तब इन्होंने वही हिंदू मुसलमान वाली बात, यहाँ भी मंदिर मस्जिद वाली बात, यहाँ भी हर जगह मंदिर में जाना, ये करना, फिर जाइए कौन ना बोलता है। लेकिन मंदिर बनने से मेरा क्या हुआ? मंदिर नहीं था, क्या फर्क है तो क्या फर्क पड़ा? लेकिन अगर गुजरात की जनता को मंदिर ही चाहिए, अगर उन्हें धर्म की राजनीति ही चाहिए, तो इसमें शंकर सिंह वाघेला क्या कर लेंगे? जी, हर बार यही बात आती है। तो इस बार मैं जगह जगह जाकर मैं 3-4 महीने से लगा हूँ और मैं कहता हूँ मेहरबानी करके आप आपका सोचिए। आप हिंदू है, मुसलमान है, भूल जाइए। मुसलमान भी वही है, हिंदू भी वही है। तो ये जो है उसमें आपका देखिए, क्या आपका बच्चे को नौकरी मिली, क्या शिक्षा ठीक मिल रही है, क्या हेल्थ व्यवस्था सब ठीक ठाक है, बिना करप्शन काम होता है क्या? ये नहीं हो तो मेहरबानी करके इसको हटाइए। 25 साल हो गए, उब गए हैं लोग, चेंज करिए, इसको परिवर्तन करिए। और लोगों के दिमाग में ये बात जाती है। मैं कहता हूँ कि एक बार प्रयोग करिए। कोई कांग्रेस राक्षस पार्टी नहीं है। वही कांग्रेस इतने साल तक रही, वही कांग्रेस ने बेस बनाया, वही कांग्रेस ने ये सब किया। तो ये अगर 5 साल तक कांग्रेस रहती है, कुछ नहीं करते, निकालिए उसको, फिर मत रिपीट करिए कांग्रेस को। लोगों को आपकी बात समझ आ रही है? लोगों को दिमाग में समझते हैं और सही समझते हैं। किसान समझते हैं, ज़्यादा किसानों को पीछे मैं लगा था। किसान समझते हैं, व्यापारी समझते हैं। और यंगस्टर जो है 25 साल से जिसने बीजेपी के अलावा कुछ नहीं देखा है, वो यूथ उब गया है। यही माने देख कर वो इंटेलिजेंट है यूथ। और यूथ महिलाएं भी दुखी है, मतलब कोई क्लास सुखी नहीं है। फिर भी बीजेपी को वोट देना है। मौका आने पर अगर आप हिंदू बन जाना है तो फिर डोंट कंप्लेन। और इस बार हिंदू बनने का इनका पूरा हो गया, वरना पूरे देश को बीजेपी के यहाँ हजारों कार्यकर्ता यहाँ उतारना और करोड़ों रुपए का मार्केटिंग, करोड़ों रुपए में कितनी स्कूल बनती, कितने हॉस्पिटल बनते हैं, ये कोई नहीं देख रहा है। तो क्या इस बार बदलाव के लिए वोट डालेगा? क्या बदलाव, चेंज के लिए लोग वोट डालेंगे और अपने लिए, अपने परिवार के लिए, महंगाई बेकारी से राहत प्राप्त करने के लिए। और कॉन्ट्रैक्ट पर जो नौकरी करते हैं वो भी लोग हो, किसान जो दुखी है वो भी है। तो आने की गुजरात का 80% जो समाज जिसको हम कहते हैं ना, वो पूरा कुर्बा दुखी है बीजेपी सरकार के शासन से 25-27 साल से। और दिल्ली के लोकसभा के शासन से भी दुखी है। कोई काम ऐसा नहीं है जो लोग खुश रहे। अब आम आदमी पार्टी एक नई पार्टी यहाँ किस्मत आजमा रही है। कांग्रेस को लोग जानते हैं, बीजेपी को लोग जानते हैं, क्या चांस देंगे आम आदमी पार्टी? देखिए, आम आदमी पार्टी तो ऐसे ही, मतलब जब ये बीजेपी का ही प्लानिंग रहा, आरएसएस का प्लानिंग रहा। शीला दीक्षित का 15 साल का शासन दिल्ली में से कैसे हटाया जाए, वो हटाने के लिए बीजेपी ने अपने कार्यालय में मीटिंग बुलाई। बाबा रामदेव और टोपी वाला बाबा अन्ना, केजरीवाल, किरण बेदी, वीके सिंह और बाबा मोदी, वही मिलकर रामलीला मैदान में कैसे क्या किया जाए। तो एंटी कांग्रेस माहौल खड़ा करने के लिए इन्होंने ये बाबा अन्ना को वहाँ बैठाए, टोपी पहनकर ऐसे ही। एक पागल सा आदमी रहा हो। और पूरा संघ लगा इनके पीछे, पूरा मार्केटिंग, पूरे पैसे बीजेपी के लगे इनके पीछे। somebody told me कि बीजेपी का पूरा खर्चा बर्चा वही लोग संभाल लेते थे। तो ये जो बना और कांग्रेस डाउन हुई। और जब आरएसएस के ही लोगों से यही रहे, इनको लगा कि अच्छा है, मौका है, तो ये आरएसएस से परिवार से ही है,
इनके पिताजी भी मैं समझता हूँ इमरजेंसी में जेल में थे, केजरीवाल के फादर, एज पर माई इंफॉर्मेशन। तो ये ओपन चीज़ है, प्राइवेट नहीं है। तो आरएसएस ने लोगों ने ही इनको, पंजाब में भी आरएसएस ने ही मदद किया आपको इस इलेक्शन में। जो बी टीम वाली बात कही जाती है, क्या आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी की बी टीम नहीं होती है, लाइक माइंडेड आइडियोलॉजी होती है, बी टीम नहीं होता है। अगर पावर अच्छा लगा तो फिर कौन छोड़ेगा? दिल्ली में क्यों एक भी लोकसभा का एमपी नहीं है? दिल्ली में लोकसभा का एमपी क्यों एक भी नहीं है? दे आर नॉट इंटरेस्टेड। लोकसभा में 5 7 आने से क्या फर्क पड़ना है? ये तो वोट शेयरिंग करके 25 साल का प्लान है आप वालों का। 25 साल के बाद हम मुख्यमंत्री हो गए, ऐसा नहीं होता है। तो पानी अपनी जगह कर लेता है। लेकिन कहा तो ये जा रहा है कि गुजरात में आम आदमी पार्टी बीजेपी को नुकसान पहुंचा रही है कांग्रेस के। देखिए, नुकसान ऐसा नहीं होता है, वो तो जिसको हो वहाँ नहीं। किसके वोट लेगी आम आदमी पार्टी? बीजेपी के वोट लेगी या कांग्रेस के वोट लेगी? करवत होता है, करवत, लकड़ा काटने वाला। जब जाता है तब भी काटता है, आता है वापस तब भी काटता है। तो आप वाले कांग्रेस को भी काटेंगे, वापस आएंगे तो बीजेपी को भी काटेंगे। अर्बन एरिया में बीजेपी को नुकसान होगा और कंट्री साइड में हो सकता है कांग्रेस को नुकसान। जबरदस्त बात कह रहे हैं। लेकिन ज़्यादा नुकसान ऐसा नहीं होगा। अच्छा। हाँ, मतलब लोग समझते पोलराइज, इसलिए मैं पोलराइज की अपील करता हूँ लोगों को। मैं कहता हूँ कि कांग्रेस को ही जिताना है तो मेहरबानी करके डिवाइड मत करिए आपका वोटों का। कांग्रेस पे आप क्यों मेहरबान हैं? आप तो कांग्रेस पार्टी में है नहीं। देखिए, मैं एंटी बीजेपी हूँ इसलिए कांग्रेस पर मेहरबान हूँ। मेहरबान क्या उसमें, तो मैं जानता हूँ दोनों पार्टियों। पार्टी ज्वाइन क्यों नहीं कर लिया आपने? देखिए, दे विल कम की वो तो करना है, तो इट इज म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। देखिए, पार्टी ज्वाइन करने में सांप जब जाता है उसमें तो सीधा हो जाता है। अगर पार्टी में गए तो डिसिप्लिन लगती है आपके ऊपर। पार्टी की बात माननी है तो रहिए तो मानो, न रहना तो मत मान। तो मतलब अंदर रहना तो सब बातें माननी पड़ती है। और कई बातें ऐसी जिसमें हमारे डिफरेंसेस हो सकते हैं। इस हिसाब से अब साथ में बैठकर जो भी तय होगा तो विल डिसाइड अकॉर्डिंग, जब टाइम आएगा तब। 20 साल में या मैं पूरे 27 साल की बात कर रही हूँ कि बीजेपी के शासनकाल में गुजरात में क्या बना, क्या बिगड़ा, किस तरीके से आपने देखी है पिछले 27 साल की राजनीति को? हालांकि आप तो बहुत हाल ही में ऑपोजिशन के लीडर भी थे विधानसभा में, तो अगर 2017 से अब तो सिर्फ 5 साल हुए, लेकिन 27 साल जबकि कांग्रेस पार्टी बाहर बैठी, क्या बदला है? देखिए, कांग्रेस लगी रही, लेकिन फिर मैं कहूँगा कि जब डिस्टिंक्शन स्टूडेंट जो होता है ना, 1-2 घंटे मेहनत नहीं करता है और 1-2 दिन मेहनत नहीं करते। जब शुरू से 8, 10, 12 घंटा पढ़ता है, होमवर्क करता है, तब जाकर डिस्टिंक्शन मार्क आता है। तो कांग्रेस को वही मैं कहता हूँ कि आपको अगर पास होना है, मेजोरिटी आनी है, तो प्लीज़ वर्क आउट, एडवांस में तय करिए कैंडिडेट को, मेहनत करिए, उनको भेजिए, गांव में जाए, लोगों को मिले, लोगों के प्रश्न सॉल्व करें। इसकी कमी रही, इसमें भी एक है कि भाई ये गड़बड़ न होती तो काफ़ी पहुँच जाते। ये जो आपने कहा कि समय समय पर जो होता है तो उस समय मौका आएगा तो कांग्रेस को हम यही कहेंगे भी एडवांस में काम करिए। वो काम नहीं होता, इससे ये रहा। जी हाँ। अब मुझे ये बताएं कि आपने गुजरात को तो देखा है, गुजरात का पूरा मॉडल ही पूरे भारत में लागू किया जाता है। वो कहा जाता है कि हम गुजरात जैसा बना देंगे पूरे भारत को। नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी बीजेपी की लगातार जो जीत हो रही है, चाहे वो दोनों लोकसभा इलेक्शंस हों या हम देख रहे हैं बड़े बड़े राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, एक के बाद एक चुनाव वो जीत रहे हैं, क्या वजह है उनकी? नहीं जीत रहे, ये जो गलत इंप्रेशन। उत्तर प्रदेश दोबारा जीत गए। दुनिया में ये इंप्रेशन गलत है। मार्केटिंग कहाँ? यूपी के अलावा वहाँ माइनॉरिटी मतलब मुसलमान ज़्यादा है और योगी जी को कंपलसरी डिक्लेयर करना पड़ा भगवा कुर्ता पहनकर, कहा आइए मैदान में। सीधा पोलराइजेशन होता है, भगवा कुर्ता है और हरा कुर्ता है तो दो भगवा में जाएगा, हरा में जाएगा। और हरों की तादाद कम है, नेचुरली माइनॉरिटी है। तो अच्छा, सिवा यूपी कहाँ? पंजाब में वो जीते नहीं जीते, बिहार में जीते नहीं जीते, उड़ीसा में जीते नहीं जीते, मद्रास में जीते नहीं जीते, महाराष्ट्र में जीते नहीं जीते, मध्य प्रदेश में जीते नहीं जीते, राजस्थान में जीते, छत्तीसगढ़ में नहीं जीते। कहाँ जीते? हु टोल्ड के सब जगह इनका शासन नहीं है। ये गलत मार्केटिंग जो होता है ना, ये सबके दिमाग में बीजेपी का दूर नहीं है, बीजेपी का यूपी के अलावा नहीं। लेकिन एक के बाद एक 2 लोकसभा चुनाव और दूसरे चुनाव में पहले से भी कहीं ज्यादा भारी मतों के साथ वो जीत कर आए। आपको लगता है ये मामूली बात है? पुलवामा, पोलराइजेशन, पुलवामा से इनको फायदा पहुंचा। फिर वो जो कौन सी स्ट्राइक थी, सर्जिकल स्ट्राइक, पुलवामा के बाद ही हुई वो। हाँ, शायद पहले थी, बाद में आई। पुलवामा के बाद सर्जिकल स्ट्राइक का मार्केटिंग नहीं होता है। क्यों मार्केटिंग? किसने मार्केटिंग किया? कोई मतलब 200 मेरे, 250 मेरे, किसने गिने? पाकिस्तान में किसके घर उजड़ गए? एक तो बताइए, 200 कहाँ, कौन मिला? एक भी पाकिस्तान की मार हुई नहीं जिसका लड़का मर गया होता तो। 260 मर गए, किसने गिने? कौन गिनने गया था वहाँ?
मेरा दोस्त था पाकिस्तान में, उसको मैंने भेजा तो बोला कुछ दरखत पड़े हैं और एक आदमी को यहाँ लगाए। ये इंफॉर्मेशन मिली रही। तो झूठ था ये भी? तो झूठ होगा नहीं होगा, लेकिन बताइए मेरे को कितने लोग मरे, क्यों पाकिस्तान में कोई नहीं रोया? और क्या मेरी इंफॉर्मेशन कभी ISI की अनुमति लेकर इन्होंने कहा था? सही बात है क्या? ये डबोल था इनका, पाकिस्तान की कनेक्शन क्या रहा? जो एडवाइजर रहे सिक्योरिटी देश के, सुनिए ना, इसका हेलीकॉप्टर किसने तोड़ा, बताइए क्यों टूटा? जनरल का, जो चीफ ऑफ द डिफेंस के बने अभी थे आर्मी वाले हमारे। फिर जो आप कहते पुलवामा किसने मरवाए? आर्मी का मैच जब मार्च होता है, फ्लैग मार्च, कुत्ता भी बीच में नहीं आता। जम्मू से एयरलिफ्ट करना था सोल्जर को, क्यों नहीं करने दिया? एज पर माई इंफॉर्मेशन समबडी टोल्ड कि भाई गुजरात की मारुति रजिस्टर्ड कार थी 200 किलो RDX, वो घुस गई अंदर। कहाँ घुसी, किसने बताया? कौन थे टेररिस्ट? बाद में दुनिया भर का ये पुलवामा कनेक्शन था, ये वो था, अक्षरधाम में लोग मर गए, किसने मारे? कौन था टेररिस्ट? कहाँ, कौन लाया था यहाँ उसको? पुलवामा में कैसे मारे गए सोल्जर, जरा हिसाब दीजिए। आपकी इंफॉर्मेशन थी तो कहाँ थी इंफॉर्मेशन आपकी? हमारे सोल्जर मर जाते तो वेयर इज योर इंफॉर्मेशन? कहाँ है सिक्योरिटी एडवाइजर आपके? या मंडा दे रहे थे आपको, चाहे मरे कोई भी मरे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो है ना, ये इससे मैं दुखी होता हूँ। इतनी बड़ी बड़ी बातें आप कह रहे हैं, गुजरात में बैठ के, अहमदाबाद में बैठ के, आपको डर नहीं लगता? हम तो किसी से डरने वालों में तो नहीं है। और ये जो है ना, इनका गुजराती जो डरते हैं ना, 2 गुजराती बड़े बने, अंबानी अदानी, इनका जरा वो एनुअल सीट होती है ना हिसाब किताब की, 15 साल की नहीं, 25 है ना, ग्राफ बिल्कुल रॉकेट के हिसाब से ग्राफ का, कहाँ ग्राफ, क्यों ग्राफ इनका बढ़ा, बाकी ग्राफ क्यों डाउन हुआ? ED, CBI, IT। पब्लिक लाइफ में कोई नाक दबाए और मुंह खोलना है तो पब्लिक लाइफ में मत आइए, और मरना है कोई तो फिर पब्लिक लाइफ में मत आइए। लेकिन डर तो होगा आपको? कभी नहीं, हम तो जहाँ राइट होते बीच में मैं जाता हूँ। लेकिन खतरा तो होगा, खतरा होगा आपको कम से कम? नहीं, खतरा भी नहीं। मैं, क्योंकि भाई देखिए, कहा जा रहा है कि भाई नरेंद्र मोदी अगर केंद्र में भी देखें तो ऑपोजिशन का मुंह दबाते हैं, उनको लोगों को खतरा है, उनके ऊपर केसेस लगाते हैं। मरने की चिंता ही नहीं। नहीं, मैं कह रही हूँ उनके ऊपर केसेस लगाते हैं। आपको ये डर नहीं है कि गुजरात में आप यहाँ बैठे हुए हैं, आपके ऊपर भी मुकदमे हो सकते हैं, कोई शारीरिक खतरा हो सकता है? न हमारा कोई कारोबार है, जो भी ओपन लाइफ है। हम बीजेपी में थे तो कांग्रेस को कहते हैं आधी रात को हमारी पथारी, हमारा कमरा, हमारा घर चेक करिए, रेड करिए। और मैं कांग्रेस में था तब भी कहता था, और वो हुआ, CBI की रेड हुई, कुछ नहीं निकला। 4-5 घंटे बेचारे फिर नमस्ते करके चले गए। हम शराब नहीं पीते, सिगरेट नहीं पीते, बकरा नहीं खाते, और कोई ज़मीन लेते देते नहीं, न सोना चांदी के दागिने है, न कोई लगड़ियाँ सोने की है, न कोई कैश है। शायद 500-700 रुपये होंगे मेरे पास। तो शंकर सिंह वाघेला को गुजरात में, अहमदाबाद में कोई डर नहीं लगता? वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ कुछ भी कह सकते हैं, जो भी होगा। और वो मैं इनका विरोधी नहीं हूँ, दुश्मन नहीं हूँ। इनके भले के लिए मैं जानता हूँ बीजेपी को, मैं इनको जानता हूँ। मेहरबानी करके अपने आप को इतना वो मत करिए, आप साथियों को छेड़ देकर मत करिए, संभालिए। मैं PM का डिक्लेयर कैंडिडेट होता तो फिर अडवाणी को बुलाकर एक बार कहता कि आप PM बनिए 6 महीने के लिए, आप राष्ट्रपति बनिए। क्या नहीं किया पार्टी के लिए? LK अडवाणी जी ने देश के लिए क्या नहीं किया, पूरी लाइफ गंवा दी। एक सपना होता है कि मैं बनाइए ना प्रधानमंत्री। वो दुश्मन है, वो भी RSS के प्रचारक रहे ना, लाइफ पूरी उसमें दे। अब आखिरी सवाल आपसे कि अगर मान लेते हैं कि जिस तरह के तमाम एग्जिट पोल्स आ रहे हैं कि बीजेपी फिर से आ जाती है यहाँ पर, तो ऐसे में 2024 के लिए आप किस तरह की संभावनाएं, किस तरह का परिप्रेक्ष्य देख रहे हैं? देखिए, मैं आपके माध्यम से देश के सीनियर लीडर को, जो अपोजिट पार्टी, इनको कहना चाहूँगा, 2022 गुजरात असेंबली इलेक्शन, 2024 का लोकसभा का दिल्ली का रास्ता गुजरात की 2022 की असेंबली के माध्यम से जाता है। मैं बार बार सबको कहा, मैं बहुत दुख के साथ कहना चाहूँगा, कोई सीरियसली सिंसियरली ये बात नहीं लेता है। मोदी जी को गुजरात में ब्रेक लगती, 24 में अपने आप ब्रेक लग जाती। फिर भी मैं नहीं मानता गुजरात में बीजेपी की मेजोरिटी है, मैं नहीं मानता। फिर भी जो भी हो, कि 24 जो है वो पानी अपनी जगह कर लेता है अपने आप। हिंदुस्तान की जनता, हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टी है, अपने आप ही जगह कर लेगी बाय एक्सपीरियंस कि ये है मामला टेढ़ा है, गड़बड़ है, चलो ये संभालो। तो ये 24 में
अभी से मतलब ब्रेक लगने की डर से तो भरोसा की बात यहाँ करते हैं, जो जनता को भरोसा है नहीं, अगर यहाँ चले गए तो क्या होगा। तो पावर ग्रैब के लिए कहाँ तक जाएंगे, कितना खर्चा, कितनी गलत, कितने को ईडी लगाओ, ये लगा, माय गुडनेस, सब वैल्यूज को ताक पर रखना। इसको पॉलिटिक्स, डर्टी पॉलिटिक्स, आई एम सॉरी, आई एम नॉट डर्टी पॉलिटिशियन, हम नहीं है, हम पॉजिटिव पॉलिटिशियन है, क्वालिफाइड पॉलिटिशियन है। राजनीति में अपना उल्लू सीधा करने के लिए, कोई बदलने के लिए नहीं है, लेने के देने के लिए हम आए पब्लिक लाइफ में विद फुल क्वालिफिकेशन। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका द वायर को समय देने के लिए। थैंक यू। पिछले सालों में लगातार मैं और द वायर आप तक तमाम वो खबरें लाते रहे जो दरबारी सरकारी मीडिया ने दबाई वो खबरें, लेकिन आज हम जिस तरह के दबावों से दो चार हो रहे हैं, जिस तरह के ख़तरे से गुजर रहे हैं, ऐसे में हम चाहते हैं कि आप हमारी मदद करें, आर्थिक रूप से आप हमें सहयोग दें। और ये काम बहुत मुश्किल नहीं है। आप ये काम सिर्फ अगर 89 रुपये महीना भी देते हैं तो आप वायर के मेंबर बन सकते हैं, क्योंकि आपका जो हक है वो है आज़ाद पत्रकारिता, और आज़ाद पत्रकारिता हम करते रहें, द वायर करता रहे, मैं करती रहूं, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सहयोग दें। आज ही आप मेंबर बनिए द वायर के।